नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की तैयारियों में जुट गया है, जिससे रूस और ईरान भड़क उठे हैं। ट्रंप का कहना है कि परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका को पीछे नहीं रहना चाहिए। रूस और चीन अपने हथियारों को विकसित कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण करने चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि रूस और चीन ने पिछले 30 सालों से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया में शुरू होंगे परमाणु बम के परीक्षण। अमेरिका के बाद चीन और रूस भी परमाणु बम के परीक्षण की तैयारियों में जुटने के संकेत दे रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के बयान पर भड़का चीन, कहा कंबोडिया थाईलैंड सीज फायर पर ट्रंप का दावा गलत। चीन ने शांति प्रक्रिया में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। तालिबान को झुकाने में कामयाब नहीं हुआ पाकिस्तान, तो टेक दिए घुटने, सीज फायर को तैयार हुआ पाकिस्तान। ब्रिटेन किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, शाही पदवी छीनी, घर से भी निकालने के दिए आदेश। और चलते चलते में देखेंगे प्रकृति के साथ खिलवाड़ पड़ सकता है भारी, कभी भी फट सकता है महासागर। इन सभी खबरों पे हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जकार्ता की जगह नुसंतारा होगी इंडोनेशिया की राजधानी, तेजी से चल रहा है राजधानी शिफ्टिंग का काम, समुद्र में डूबने के खतरे का सामना कर रहा है जकार्ता। इजरायली हमले के बीच गजा में युद्ध विराम बचाने की कोशिश तेज, हमास ने 2 और इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंपे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खोला मोर्चा, कहा 14 महीने में अवामी लीग के 400 कार्यकर्ताओं की यूनुस सरकार ने ली जान, आईसीसी में दर्ज कराई जाएगी शिकायत। भारत और अमेरिका के बीच हुई 10 साल की डिफेंस डील, दोनों देश एक दूसरे से सूचना करेंगे साझा, हिंद प्रशांत महासागर को लेकर भी रोड मैप तैयार किया। दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को आग में झोंकने का प्लान तैयार कर चुके हैं। शांति और नोवेल पर दावेदारी करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अब उनका देश नए परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ट्रंप के बयान पर रूस और ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका परमाणु बमों का परीक्षण करेगा तो रूस भी इसके जवाब में परीक्षण करेगा। चीन के तेवर भी बता रहे हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। यानी अब दुनिया के वो राष्ट्र जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, वो नए सिरे से परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की तैयारी में जुट गए हैं। अगर हम बात करें कि अब तक कितने देशों ने परमाणु बमों का परीक्षण किया है, तो उसमें अमेरिका का नाम ही सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि अमेरिका ने 1032 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। बता दें कि अमेरिका ने 1032 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वहीं सोवियत संघ ने 715 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसी तरह फ्रांस 210 बार ये टेस्ट कर चुका है, ब्रिटेन 45 बार, तो चीन ने भी 45 बार ही ये टेस्ट किया है। सीटीबीटी लागू होने के बाद सिर्फ 10 परीक्षण हुए हैं, जिसमें से भारत और पाकिस्तान ने 2-2 बार और उत्तर कोरिया ने 6 बार परमाणु बम का परीक्षण किया है। बात अमेरिका की करें तो उसने आखिरी बार 1992 में, चीन और फ्रांस ने 1996 में, जबकि सोवियत संघ ने 1990 में परीक्षण किया था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद उसका परमाणु भंडार रूस को मिल गया। रूस ने अब तक कोई नया परीक्षण नहीं किया है, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। नागासाकी एटॉमिक संस्था की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के पास इस वक्त 460 टन के करीब संवर्धित यूरेनियम है। एक परमाणु हथियार बनाने के लिए औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। यानी अमेरिका के पास इतना यूरेनियम है कि कम से कम 16,000 वॉरहेड तैयार कर सकता है। इसी तरह से अमेरिका के पास 68 टन के करीब प्लूटोनियम भी है, जिससे वो आसानी से 5,000 वॉरहेड तैयार कर सकता है। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो अमेरिका कुछ ही समय में 20,000 परमाणु बम बना सकता है। 5,000 परमाणु बम उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि उसके पास 25,000 परमाणु बम आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बावजूद ट्रंप नए परमाणु हथियार बनाने के आदेश दे चुके हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण शुरू कर देगा।
परमाणु हथियारों को लेकर शुरू हुए इस टकराव में ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के आदेश को गैर जिम्मेदाराना बताया है और उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक परमाणु सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है। वहीं धौंसिया देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है। परमाणु परीक्षण पुनः शुरू करने की उसकी घोषणा एक प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना कदम है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। तो ट्रंप ने जो आदेश दिया है उसने पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया है। तो वहीं अमेरिका में भी ट्रंप के बयान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले तो ट्रंप ने नाटो देशों पर दबाव डालकर रक्षा बजट जीडीपी का 2% से बढ़ाकर 5% कराने का प्रस्ताव पास कराया और अब न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू कर नई चिंता पैदा कर दी है। अब अगली खबर में हम बात करेंगे ट्रंप के दावे को जिनपिंग ने बता दिया झूठ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में जंग रुकवाने के दावे कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 8 जंग रुकवाई हैं, जिसमें कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुई जंग भी शामिल है। लेकिन ट्रंप इसके साथ ये भी कह गए हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुई जंग को रुकवाने में और किसी का योगदान नहीं था। ट्रंप की तरफ से यह दावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले किया गया था। इसे लेकर चीन भड़क उठा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उनके दावे को झूठा बता दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनपिंग ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप से भी कह दी। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि बीजिंग की तरफ से थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद को अपने तरीके से सुलझाने में मदद की है और आज भी दोनों के संपर्क में है, जिससे टकराव नहीं बढ़े। चीन की तरफ से यहां तक कहा गया है कि थाईलैंड कंबोडिया के बीच टकराव बढ़ने पर चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने दोनों देशों से संपर्क साधा था। जंग को रुकवाने के लिए उन्हें बातचीत के लिए तैयार किया और बंद कमरे में चर्चा की। चीन के ही दबाव में दोनों देशों के बीच पहले भी झड़पें रुकी थी। बाद में इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई, लेकिन ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दोनों के बीच जंग रुकवाई। चीन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं की मौजूदगी में शांति समझौते का ऐलान किया था। ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया था, लेकिन ट्रंप को थाईलैंड ने तुरंत झटका दे दिया था। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकाओ ने इसे शांति समझौता कहने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सिर्फ शांति की ओर एक रास्ता है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1950 से ही विवाद चला आ रहा है। ये विवाद प्राचीन प्री विहार मंदिर को लेकर है और फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद 1954 में थाई सेना ने मंदिर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा तो 1962 में आईसीसी ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सीमा निर्धारण पर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। इसके बाद 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बनती दिख रही बात की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पिछले काफी वक्त से टकराव देखा जा रहा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच का तनाव खत्म होता दिख रहा है। आखिरकार दोनों देश शांति वार्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। बीते दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद दोनों देशों में टकराव पहले से ज्यादा बढ़ गया। दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई, सीमा संघर्ष और लगातार दुश्मनी बढ़ती दिखाई दी, जिसके बाद से एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी। और अब उम्मीद जग रही है कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्तांबुल में वार्ता के दौरान युद्ध विराम को जारी रखने पर सहमति जताई है। इसकी जानकारी तुर्की की तरफ से दी गई है। कतर के साथ वार्ता में मध्यस्थता करने वाले तुर्की ने एक बयान जारी किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई लंबी वार्ता के बाद सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जो शांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर दंड लगाएगा। इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक रचनात्मक कदम बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि इस तंत्र को कैसे लागू किया जाए, ये तय करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में फिर बैठक होगी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के इशारे पर अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भारत से दूर रहे, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इंडिया अफगान की दोस्ती से पाकिस्तानी आर्मी चीफ तिलमिलाए हुए हैं और अब उनकी ये बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है।
आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जहर उगला है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अफगान तालिबान पर भारत समर्थित आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। मुनीर ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अब मुनीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी के हमलों को लेकर अफगानिस्तान से तनाव चल रहा है। हालांकि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। ऐसे में सबकी नजरें इन दोनों देशों की वार्ता पर बनी हुई हैं। अब अगली खबर में बात करेंगे ब्रिटेन के शाही परिवार में मचे घमासान की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उनसे सभी शाही उपाधियां और सम्मान छीन लिए हैं। प्रिंस एंड्रयू को विंडसर स्थित रॉयल लॉज से बाहर जाने का आदेश भी दे दिया गया है, जहां वो पिछले 2 दशकों से रह रहे थे। अब एंड्रयू के नाम के साथ प्रिंस नहीं लगाया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क की अपनी उपाधि को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब उन्हें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। बकिंगम पैलेस ने बयान में कहा है कि एंड्रयू को लंदन के पश्चिम में विंडसर स्टेट स्थित अपने रॉयल लॉज हवेली की लीज छोड़ने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जा चुका है। अब वो पूर्वी इंग्लैंड के सैंडरिंघम एस्टेट में वैकल्पिक निजी आवास में चले जाएंगे। एंड्रयू ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई और महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। एंड्रयू को लेकर प्रिंस चार्ल्स पर कार्रवाई को लेकर दबाव तभी से बना हुआ था जब यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों को लेकर खुलासे किए गए हैं। लेकिन किंग्स चार्ल्स को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा अमेरिकन युवती वर्जिन ज्यूफ्रे की आत्मकथा के चलते। ज्यूफ्रे ने इस साल की शुरुआत में खुद की जान ले ली थी। इसके बाद उनकी किताब नोबॉडीज गर्ल का प्रकाशन हुआ, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि जब वो 17 साल की थी, यानी अमेरिका के कानून के तहत वो नाबालिग थी, उस वक्त एप्स्टीन ने उसे प्रिंस एंड्रयू के साथ 3 बार संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। ज्यूफ्रे के आरोपों के बाद एंड्रयू जांच के घेरे में आ गए थे। उनका ब्रिटेन में जमकर विरोध हो रहा था। हालांकि एंड्रयू ने सभी आरोपों को खारिज किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एंड्रयू ने गिफ्रे के साथ करोड़ों डॉलर के समझौते से ये मामला शांत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये मामला उन पर आखिरकार भारी पड़ गया। लेकिन अभी भी एंड्रयू के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। किंग्स चार्ल्स के फैसले के बावजूद एंड्रयू ब्रिटिश क्राउन के उत्तराधिकारी के लिए 8वें दावेदार बने हुए हैं। ये दर्जा कानून बनाकर हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दुनिया भर के राष्ट्रमंडल देशों की सहमति की भी जरूरत होगी, जिसमें समय लगेगा। लेकिन एंड्रयू पर हुई कार्रवाई को लेकर वर्जीनिया ग्रिफे ने जरूर खुशी जताई है। उनके परिवार की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आज एक साधारण अमेरिकी परिवार की साधारण अमेरिकी लड़की ने अपनी सच्चाई और असाधारण साहस से एक ब्रिटिश राजकुमार को हरा दिया। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ओवरलोडेड हो चुके दक्षिणी महासागर की। अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरने वाला दक्षिणी महासागर एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी धरती के लिए एक सेफ्टी बेल्ट की तरह काम कर रहा है। इंसानों की पैदा की गई ज्यादातर गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये महासागर चुपचाप अपने अंदर समेटता जा रहा था, जिससे पृथ्वी को जलवायु संकट से लंबे वक्त तक बड़ी राहत मिलती रही। लेकिन अब इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि ये महासागर ओवरलोडेड हो गया है और ये कभी भी अपने अंदर जमा सारी गर्मी और कार्बन को बाहर उगल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्लाइमेट रिकवरी की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया है, जिसके मुताबिक अगर हम कार्बन उत्सर्जन कम भी कर दें तो भी दक्षिणी महासागर की गहराई में दबी ये गर्मी अचानक बाहर आएगी। ये बदलाव इतना खतरनाक हो सकता है जितनी औद्योगिक क्रांति के समय की गर्मी थी, और इसका असर 100 साल से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समुद्र की दुनिया बहुत धीमी चलती है, इसलिए वहां जो बदलाव होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। अभी ये गर्मी महासागर की गहराई में जमा होकर एक हॉट बबल बना रही है। जब ये गर्मी बाहर निकलेगी तो पृथ्वी का तापमान तुरंत बढ़ जाएगा। इसका सबसे बुरा असर दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर पड़ेगा, जहां पहले से ही सूखे और तूफानों का संकट मंडरा रहा है। ये जानकारी हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन कार्बन कम करने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज हम जो नीतियां बना रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनका असर तुरंत नहीं बल्कि दशकों बाद स्पष्ट होगा। दक्षिणी महासागर में छुपा ये टाइम बम हमें याद दिलाता है कि नेचर से खिलवाड़ करने का नतीजा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।